नमस्कार। आज हम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी व्हाइट नाइट्स की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इसके विश्लेषण से जुड़े कुछ नोट्स हैं जो इस कहानी के एक स्वप्न दृश्य के कह सकते हैं भावनात्मक सफर पर रोशनी डालते हैं। जी, और ये कहानी सेंट पीटर्सबर्ग की उन अजीब सी धुंधली गर्मियों की रातों में सेट है, जहां दिन है या रात पता ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल। और कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो बिल्कुल अकेला है, सपनों में जीता है और फिर अचानक उसे प्यार की एक उम्मीद सी दिखती है। ये सपनों और हकीकत के बीच की वो कश्मकश है जो दोस्तोयेव्स्की इतनी खूबसूरती से दिखाते हैं। बिल्कुल। कहानी असल में एक डायरी की तरह लिखी गई है, तो हम सीले कथावाचक, जिसे हम गिरोय कह लेते हैं, उसके मन में झांक पाते हैं। अच्छा। और दोस्तोयेव्स्की यहाँ अपने जाने पहचाने अंदाज में मतलब अकेलेपन, उम्मीद, निराशा और प्यार जैसे गहरे मानवीय एहसासों को कुरेदते हैं। उनकी वो मनोवैज्ञानिक पकड़ है ना, वो साफ दिखती है इसमें। हाँ, वो तो उनकी खासियत है। तो चलिए इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। कहानी सिर्फ 4 रातों और एक सुबह में सिमटी हुई है ना? जी बिल्कुल। देखते हैं इन किरदारों के साथ क्या होता है और ये कहानी हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। तो पहली रात कहानी शुरू होती है और हमें सीधे गिरोय के गहरे अकेलेपन का एहसास होता है। उसे लगता है जैसे जैसे दुनिया उसे छोड़कर जा रही है। हाँ, और वो कहता भी है कि 8 साल से सेंट पीटर्सबर्ग में है, पर उसका कोई दोस्त नहीं, कोई परिचित नहीं। अजीब है, उसका रिश्ता तो शहर की इमारतों से ज्यादा है, लोगों से कम। बिल्कुल, ये वाला हिस्सा बड़ा दिलचस्प है जहाँ वो इमारतों से बात करता है, जैसे वो जिंदा हों। हाँ, मैंने पढ़ा वो एक गुलाबी घर के पीले रंग में पुत जाने पर दुखी होता है। बहुत दुखी, जैसे किसी दोस्त के साथ कुछ बुरा हुआ हो। वो उसे बर्बरता कहता है। ये दिखाता है कि वो असल दुनिया से कितना कटा हुआ है और अपनी कल्पनाओं में कैसे जीता है। और जब शहर गर्मियों में खाली हो जाता है, उसका अकेलापन और भी गहरा हो जाता है। वो प्रकृति में कुछ पल की शांति ढूंढता है, पर वो भी उसके लिए एक इमोशनल चीज बन जाती है। और फिर इसी अकेलेपन के बीच नहर किनारे उसे वो रोती हुई लड़की मिलती है नास्तेन का। अचानक से। हाँ, एकदम अचानक। और वो अपनी झिझक के बावजूद एक शराबी से उसे बचाता भी है। यहीं से कहानी का रुख बदलता है। उनकी पहली बातचीत भी तो बड़ी अजीब है। गिरोय साफ साफ मान लेता है कि भाई मुझे तो औरतों से बात करने का कोई तजुर्बा ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं मैं तो बस सपनों में ही जीता हूँ, सपनों में ही उपन्यास बनाता हूँ। वो खुद को एक स्वप्न दृष्टा कहता है ना? मतलब वो जो असलियत से ज्यादा अपनी बनाई दुनिया में रहता है। ये बात नास्तिंका को थोड़ी अजीब भी लगती है, पर शायद अच्छी भी लगती है, उसकी ईमानदारी। हो सकता है। और नास्तेनका उससे अगले दिन मिलने का वादा करती है, पर एक शर्त रखती है कि गैरोरे को उससे प्यार नहीं करना होगा। ओहो, ये शर्त तो यहीं से गड़बड़ शुरू होती है शायद। बिल्कुल, ये शर्त ही आने वाली जटिलताओं की नींव है। और साथ ही वो अपना एक राज बताने का भी वादा करती है। अच्छा, तो फिर आती दूसरी रात, वो फिर मिलते हैं। हाँ, और इस बार नास्तेनका थोड़ी संभाल कर बात शुरू करती है, मतलब रिश्ते में थोड़ी समझदारी लाने की कोशिश। वो गिरोय से उसकी कहानी पूछती है, उसका इतिहास। और गिरोय का जवाब, मेरा कोई इतिहास नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं, सीधा और सपाट। यही गिरोय स्वप्न दृष्टा होने का मतलब और गहराई से समझाता है। वो कहता है ये एक टाइप है, एक तरह का इंसान, मौलिक बेतुका व्यक्ति। हाँ, वो बताता है कि ये लोग शहर के अजीब कोनों में रहते हैं, दिन के उजाले से बचते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। बिल्कुल, असल जिंदगी की छोटी छोटी बातों से, मुलाकातों से भी कतराते हैं। किसी जानने वाले से मिलना भी भारी लगता है उन्हें। वो एक तुलना करता है ना, कि दोस्त के जाने के बाद स्वप्न दृष्टा का चेहरा एक उदास डरे हुए बिल्ली के बच्चे जैसा हो जाता है। कितना अकेलापन है इसमें। बहुत ज्यादा। लेकिन इस अकेलेपन के साथ एक बेहद अमीर कल्पना की दुनिया भी है। असल दुनिया उसे फीकी लगती है, बोरिंग। हाँ, पर कल्पना में वो कहीं भी पहुंच सकता है। हॉफमैन, क्लियोपैट्रा, इतिहास, साहित्य, वो अपनी जिंदगी का कलाकार बन जाता है। पर इसमें खतरा भी है, और गैरोय को इसका एहसास हो रहा है। वो समझता है कि ये सपनों की दुनिया बुढ़ापे में साथ नहीं देगी, ये असल जिंदगी का विकल्प नहीं है। उसे अपने खोए हुए बेहतरीन सालों का पछतावा होता है। वो इसे एक अपराध और पाप भी कहता है। ये शायद दोस्तोयेव्स्की का इशारा है कि सिर्फ कल्पना में जीना काफी नहीं है। हाँ, और नास्तिंका ये सब सुनकर हैरान है। वो कहती है कि कहानी शानदार है, पर शायद जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। उसे गैरोय पर तरस आता है। हाँ,
उसकी ईमानदारी और उसके दर्द से वो पिघल जाती है। और यही वो अपनी कहानी सुनाने और सलाह मांगने का फैसला करती है, एक भाई जैसी सलाह। वो प्यार ना करने वाली शर्त अब कहाँ गई? हाँ, वो अब हवा हो गई, अब वो एक भाईचारे के रिश्ते की बात कर रही है। अच्छा, तो अब नास्तेंका की कहानी, वो अनाथ है, अपनी अंधी दादी के साथ रहती है, और वो पिन वाली बात? उफ, हाँ, दादी ने उसे शरारत करने पर 2 साल तक अपनी ड्रेस से पिन लगा के रखा था। सोचिए जरा। ये तो कैद हुई। गिरोए का अकेलापन मानसिक था, इसका तो शारीरिक और सामाजिक भी है। बिल्कुल। फिर उनके घर एक नौजवान किराएदार आता है, नया, पढ़ा लिखा। और वो नास्तेंका को किताबें देता है, वॉल्टर स्कॉट, पुश्किन। हाँ, और ये किताबें जैसे नास्तेंका की दुनिया खोल देती हैं। दादी थोड़ी परेशान रहती हैं कि ये कैसी किताबें पढ़ रही है। फिर वो उन्हें ओपेरा दिखाने भी ले जाता है, द बार्बर ऑफ सिविल। नास्तेंका के लिए ये सब बहुत नया, बहुत रोमांचक है। लेकिन धीरे धीरे वो किराएदार उससे खिंचने लगता है, दूरी बनाने लगता है। नास्तेंका परेशान हो जाती है, समझ नहीं पाती क्यों। और फिर पता चलता है कि किराएदार को 1 साल के लिए मॉस्को जाना है काम से। हाँ, और जाने से ठीक पहले वाली रात नास्तेंका एक बहुत बहुत बड़ा कदम उठाती है। क्या करती है वो? अपना छोटा सा सामान बांधकर वो सीधे किराएदार के कमरे में पहुंच जाती है और अपने प्यार का इजहार कर देती है। कहती है कि वो दादी के साथ नहीं रह सकती, उसके बिना नहीं जी सकती। ओह, इतनी हिम्मत! हाँ, पर किराएदार कहता है कि वो गरीब है, अभी शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो वादा करता है। क्या वादा? कि वो 1 साल बाद लौटेगा और अगर नास्तेंका तब भी अकेली होगी, उससे प्यार करती होगी, तो वो उसी से शादी करेगा। अच्छा, 1 साल का इंतजार। और अब मुश्किल ये है कि 1 साल बीत चुका है, किराएदार शहर में वापस भी आ गया है, पर 3 दिन हो गए उसने नास्तेंका से कोई संपर्क नहीं किया है। ओह। हाँ, तो इसी वजह से वो पहली रात रो रही थी। बिल्कुल। वो बुरी तरह टूटी हुई है इंतजार में। गिरोय उसे चिट्ठी लिखने की सलाह देता है, बल्कि एक ड्राफ्ट भी बताता है कि क्या लिखना चाहिए। हाँ, और फिर कमाल होता है, नास्तेंका अपनी जेब से एक पहले से लिखी हुई सीलबंद चिट्ठी निकालकर दे देती है। अरे वाह, मतलब वो पहले से तैयार थी। कितनी बेताब होगी वो। बहुत। वे चिट्ठी पहुंचाने का इंतजाम करते हैं और अगली रात यानी तीसरी रात फिर मिलने का फैसला करते हैं। तीसरी रात, और इस रात बारिश हो रही है, माहौल उदास है, जैसे गिरोय के मन का आईना हो। नास्तेंका फिर भी उम्मीद से भरी है। उसे लगता है किराएदार आएगा या कम से कम उसका जवाब तो आएगा ही। और इसी रात नास्तेंका वो बात कहती है जो गिरोय के दिल पर जैसे छुरी की तरह लगती है। कौन सी बात? वो कहती है, मुझे आप इसलिए पसंद है क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करते। ओफ, सोचिए जरा गिरोय पर क्या गुजरी होगी, जो अब तक मतलब पूरी तरह उसके प्यार में पड़ चुका है। ये सुनना कितना दर्दनाक होगा। हाँ, उसे पता है कि नास्तेंका की सारी खुशी, उसकी सारी कोमलता, सब कुछ उसके प्रेमी के लिए है, उसके लिए नहीं। और जब रात गहराती है, 11 बज जाते हैं और किराएदार नहीं आता, तब नास्तेंका का दिल टूटने लगता है। डर और निराशा हावी होने लगते हैं। गिरोय उसे समझाने की कोशिश करता है, शायद कोई वजह हो, शायद। हाँ, वो उसे दिलासा देता है, लेकिन इसी टूटन के पल में नास्तेंका गिरोय के बहुत करीब आ जाती है, भावनात्मक रूप से। वो रोने लगती है। हाँ, रोते हुए कहती है कि वो गिरोय और अपने प्रेमी की तुलना कर रही थी। वो तुम क्यों नहीं है, वो तुम्हारे जैसा क्यों नहीं है। ओह, ये तो बहुत। हाँ, वो गिरोय की अच्छाई, उसके त्याग को महसूस करती है और कहती है कि गिरोय अब उसे स्वप्न दृष्टा नहीं लगता, वो बदल गया है। ये पल गिरोय के लिए एक अजीब सी उम्मीद और दर्द का मिला जुला एहसास लाता है। बिल्कुल, उम्मीद की शायद अब भी कुछ हो सकता है। शायद। और फिर आती है चौथी रात, कहानी अपने चरम पर। हाँ, कोई चिट्ठी नहीं आई। नास्तेंका की आखिरी उम्मीद भी जैसे टूट गई है। वो गुस्से में है, प्रेमी को अमानवीय, क्रूर कहती है, फिर शक करने लगती है शायद उसे चिट्ठी मिली ही ना हो। वो जैसे सच्चाई को मानना ही नहीं चाहती। नास्तेंका की ये हालत देखकर गिरोय खुद को रोक नहीं पाता। उसके अंदर जो भावनाएं दबी हुई थीं, वो फूट पड़ती हैं। वो इजहार कर देता है। हाँ, नास्तेंका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक तरह का विस्फोट है वो। और नास्तेंका, उसका क्या रिएक्शन होता है? उसका जवाब और भी हैरान करने वाला है। वो कहती है, मुझे पता था। पता था? हाँ, और फिर कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आता है। नास्तेंका, जो पल भर पहले अपने प्रेमी के लिए रो रही थी, अब गिरोय से प्यार का इजहार करती है। क्या? सच में? हाँ, वो कहती है, हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वैसे ही जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। वो कहती है कि उसका पहला प्यार एक भ्रम था,
एक अपमान था। गिरोय ही सच्चा है, महान है, उदार है। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। बिल्कुल। एक पल के लिए लगता है जैसे सब कुछ बदल गया है। एक नए रिश्ते की, एक नए भविष्य की उम्मीद जगती है। वो दोनों सपने देखने लगते हैं, साथ रहने के, गिरोय का किराए पे कमरा लेने के, नौकरी, घूमना फिरना। खुशी का, भ्रम का एक अजीब सा नशा छा जाता है उन पर। हाँ, लेकिन दोस्तोयेवस्की की कहानियों में खुशी अक्सर क्षणभंगुर होती है। हाँ, जैसे ही वो इस नई मिली खुशी में डूबे टहल रहे होते हैं, अचानक वही किराएदार सामने आ जाता है और नास्तिंका को पुकारता है। ओह नो। और बस एक पल में सब खत्म। नास्तिंका चीखती है, गिरोय की बाहों से छूटती है और भाग जाती है। हाँ, अपनी प्रेमी की तरफ भागती है। जाने से पहले वो गिरोय को एक आखिरी बार गले लगाती है, जल्दी से चूमती है और फिर बिना कुछ कहे प्रेमी के साथ अंधेरे में खो जाती है। और गिरोय? गिरोय अकेला खड़ा रह जाता है, स्तब्ध, टूटा हुआ। कहानी का अंत सुबह के साथ होता है। अगली सुबह, उदास, बरसात भरी सुबह। हाँ, गिरोय पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करता है, भावनात्मक और शायद शारीरिक रूप से भी। तभी उसकी नौकरानी माट्रोना उसे एक चिट्ठी देती है। नास्तिंका की चिट्ठी। हाँ, नास्तिंका की चिट्ठी माफी से भरी है। ये एक सपना था, एक मृग तृष्णा। वो लिखती है कि वो अपने प्रेमी के पास लौट गई है और अगले हफ्ते उनकी शादी है। ओह। वो गिरोय के लिए दुख जाहिर करती है, कहती है कि वो उसे अब भी प्यार से बढ़कर मानती है। और वो लाइन, ओह मेरे ईश्वर, अगर मैं तुम दोनों से एक साथ प्यार कर पाती, ओह अगर तुम वो होते, कितनी मार्मिक है ये। बहुत। वो गिरोय को उसकी अच्छाई के लिए धन्यवाद देती है, उसे हमेशा दोस्त और भाई बनने को कहती है और यहाँ तक कि अपने होने वाले पति से मिलवाने की इच्छा भी जताती है। सोचिए, चिट्ठी पर दस्तखत है तुम्हारी नास्तिंका। ये चिट्ठी तो गिरोय के लिए आखिरी झटका होगी। बिल्कुल। उसे अपना कमरा, अपनी दुनिया, सब कुछ बदरंग, बूढ़ा, गंदा लगने लगता है। मकड़ी के जाले और ज्यादा दिखने लगते हैं। उसकी वो सपनों की दुनिया पूरी तरह ढह चुकी है। उसे फिर से अपने भविष्य का डर सताता है, वही अकेलापन, सालों बाद भी। हाँ, लेकिन यहाँ गिरोय का चरित्र उभर कर आता है। इतने दर्द के बावजूद उसके मन में नास्तेना के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, जरा सी भी नहीं। वो उसके लिए बुरा नहीं सोचता। नहीं, वो उसकी खुशी के लिए दुआ करता है। ये उसके प्यार की निस्वार्थता दिखाता है। शायद यही स्वप्न दृष्टा का सच्चा रूप है। और कहानी खत्म होती है उस सवाल के साथ जो गिरोय खुद से पूछता है। हाँ, मेरे ईश्वर, खुशी का एक पूरा पल, क्या ये एक आदमी के पूरे जीवन के लिए बहुत कम है? ये सवाल, ये शायद पूरी कहानी का सार है ना? क्या जिंदगी में मिले खुशी के वो चंद लम्हे, चाहे कितने ही छोटे क्यों ना हो, जीने के लिए काफी हैं? बिल्कुल, यही सवाल है जिसके साथ दोस्तोयेवस्की हमें छोड़ देते हैं। तो ये थी व्हाइट नाइट्स, अकेलेपन, सपनों की दुनिया, प्यार की जटिलता और फिर वास्तविकता की कठोरता का एक यादगार चित्रण। हाँ, कहानी हमें मानवीय भावनाओं की नाजुकता और खुशी के उन पलों के महत्व पर सोचने पर मजबूर करती है, चाहे वो कितने भी क्षणिक क्यों ना हो। वो अंतिम प्रश्न वाकई बहुत गहरा है। क्या खुशी का एक पल, सिर्फ एक पल, जीवन भर के लिए काफी हो सकता है? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो। गिरोय के लिए शायद हाँ, शायद वो एक पल ही उसे आगे जीने की ताकत देगा, या कम से कम एक कसक भरी मीठी याद तो देगा ही। हाँ, शायद। वो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना आसान नहीं। उम्मीद है इस चर्चा ने इस क्लासिक कहानी की भावनात्मक गहराई को महसूस करने में थोड़ी मदद की होगी।